बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राना असद। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़, जनाब मलक शबाज़ अवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राम साहब। जी मलक साहब, थोड़ा सा हमें बताएं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि मतलब आपने कहाँ से अपना जो है ना वो कारोबारी कैरियर अपना स्टार्ट किया और कहाँ से आपने जो है ना वो सियासत में किस तरह आप लोग आए। जी राना साहब, मैं तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं जी सियासत में लोगों की खिदमत करते हुए। मैंने सियासत को कभी सियासत नहीं समझा, इबादत समझ कर की है। इससे पहले मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस था। 2005 में मैंने बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर का जो इलेक्शन है वो लड़ा, जो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तब मैंने 1947 वोट लिए थे और उसके बाद बस सियासत का ऐसा अल्लाह ताला ने जज्बा दिल में दिया कि लोगों की खिदमत करना ही मेरा मिशन था। फिर बिज़नेस भी साथ करते रहे और सियासत भी करते रहे। उसके बाद 2013 में मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा 2018 में पीटीआई की तरफ से एमपीए का टिकट होल्डर था, जो कि मैंने पार्टी के लिए अपनी टिकट की कुर्बानी देते हुए नून लीग के कैंडिडेट थे जो कह रहे थे जी कि मैं पीटीआई का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ अगर मुझे टिकट मिलती है। तो फिर जी मैंने अपनी आला क़यादत से बात की। आला क़यादत से बात करने के बाद जो नून लीग के कैंडिडेट थे उनको अपनी पार्टी की टिकट दिलवाई और फिर उसकी सपोर्ट की और इंशाल्लाह नेक्स्ट अप टू दम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा मलक साहब, इसमें थोड़ा सा एक बात है आपसे। अक्सर आपको देखा जाता है मीडिया में शेख रशीद साहब के हमरा, तो आप उनको अपना रूहानी उस्ताद भी तस्लीम करते हैं। तो थोड़ा सा इस ये बताइएगा कि पार्टी आपकी तहरीक इंसाफ है और मतलब आप हमें शेख शेख साहब के साथ नज़र आते हैं। जी उस्ताद किसी को भी बंदा बना सकता है। शेख रशीद साहब बिल्कुल जी मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं और मेरे सियासी उस्ताद हैं। मेरा शेख साहब से आज से 5 साल पहले एक शादी पे मुलाकात मेरी हुई, तो तब उनके साथ थोड़ी सी बैठक हुई। उसके बाद ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे बोला कि जी शेख साहब, मैं आपको अपना सियासी उस्ताद बनाना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने बड़ी अच्छी स्माइल दी और मुस्कराते हुए मुझे कहा कि वान साहब, मैंने कर किसी को आज तक अपना शागिर्द नहीं बनाया। आप अच्छे बंदे हैं, आपसे गुफ्तगू करके मुझे भी मज़ा आया है। तो बस जी आप समझ लें कि आप पे अल्लाह की खैर है। तो उस दिन से शेख साहब मेरे उस्ताद हैं और मेरी एक हफ़्ते में 2 दफ़ा उनसे मुलाकात भी होती है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में शेख रशीद अहमद साहब से बढ़कर कोई सियासतदान बड़ा नहीं है, जो कि अंदर की बात भी जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। जो पूरी पाकिस्तानी वाम है, आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी चैनल पे जब शेख साहब का इंटरव्यू आता है तो हर बंदे का दिल करता है कि इनका इंटरव्यू सुने, उधर ही चैनल रोक देते हैं। जी शेख बिल्कुल, वो साहब तो दिलचस्प शख्सियत है। जी इंटरव्यू भी काफ़ी दिलचस्प होते हैं शेख साहब के। अच्छा मलक साहब, इसमें थोड़ा सा हम आपसे बारे में ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये जो हुकूमत ने रिसेंटली जो इसराइल को ना तस्लीम करने का, बल्कि इमरान खान का तो बड़ा पक्का स्टैंड आया है इसके ऊपर कि मतलब इसराइल को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। और इन्हीं हालात के अंदर जब हमारा ही एक मुस्लिम मुल्क यूएई में जैसे दुबई है, उन्होंने इसराइल को एक रियासत तस्लीम कर लिया है, तो इसके बारे में आप कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। जी मैं सबसे पहले जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पहले दिन जब अपनी तहरीक चलाई थी पार्टी के लिए, तो ये कहा था कि ये जो मुल्क है, ये जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये इस्लाम के ऊपर और कलमे के ऊपर काम करेगी और उसने वो कर कर दिखाया है। ये तो आज की बात है। उन्होंने जब भी किसी भी मौके में किसी भी जगह पर इस्लाम के बारे में जब भी बात हुई है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पेश किया, इस्लाम को बुलंद पाया, इस्लाम को आगे किया, इस्लाम को दर्जा दिया। और ये जो इसराइल है, इसको तस्लीम करने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। चंद दिन पहले खान साहब ने मीडिया पे आकर बोला था कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर फ़लस्तीन कहाँ जाएगा, अगर उसको तस्लीम कर लिया फिर कश्मीर को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ
अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरी खान साहब से भी मुलाकातें हैं। मर सकता है हमारा वज़ीर आज़म, सर कटा सकता है, लेकिन किसी यहूदी मुल्क को, इसराइल जैसे मुल्क को तस्लीम नहीं करेगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो बहरीन में इसराइल का झंडा जलाया गया, मैं उन वज़ीर ख़ारजा को या जो भी वो कौमी असम्बली के मेंबर थे उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये जुर्तमंदाना काम किया। अगर ऐसा ही हर मुसलमान, हर जो महब्बे वतन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला आदमी है, ऐसा काम करे तो इंशाल्लाह मुसलमानों को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी मलक साहब, इसमें थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक पब्लिक ओपिनियन है आपके बारे में कि आप बहुत जो है ना, आप रहम दिल हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, एक खिदमत के जज्बे से सरशार है आपकी पर्सनैलिटी। तो इसमें ये जो चीज़ है, थोड़ा सा हमें बताइएगा। जब आपने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि आपने ऐलान किया कि आप जितने भी आपके किराएदार हैं या कोई शॉपकीपर हैं जो रेंट पे जिन्होंने दुकानें वगैरह आपसे ली हुई हैं, तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐलान किया था कि कोई भी किराया तब तक नहीं देगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। जी, मेरे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह का अता किया हुआ है, बल्कि हर बंदा जो भी है साब हसीयत है, गरीब तबके है, दरमियाने तबके का है, हर एक को जब ये चीज़ का यकीन हो जाएगा कि रोज़ी रोटी देने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, तवक्कल अल्लाह पे होगा, तो इंशाल्लाह हर बंदे के दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है। फ़र्स्ट डे था लॉकडाउन का, तो तब ही मैंने, मेरे ये 32 दुकानदार हैं नीचे जी, ये ऊपर ऑफिस भी हैं कुछ, सबको इकट्ठा करके लाहौर न्यूज़ की आई थिंक टीम आई हुई थी या गुज़र रही थी, तो तब ही मैंने उनको ये ऐलान कर दिया था कि जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, 6 माह चले, 1 साल चले, 2 माह चले, मैं उतना अरसा दुकानदारों से किराया नहीं लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करमो फजल से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक भी दुकानदारों से किराया नहीं ले रहा। हाँ, अगर कोई खुशी से पूछता ज़रूर हूँ कि जी जब आपका काम चले आप लोग किराया दे दीजिएगा, तो अभी तक तो खैर कोई नहीं बंदा दे रहा। तो सर इलेक्शन किस प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे? मतलब तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे या अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से लड़ेंगे? जी, ऐसा है कि इलेक्शन तो मैंने पहले भी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही लड़ा था, और अभी भी इंशाल्लाह पीटीआई की तरफ से लड़ेंगे। तो रहनुमाई जो है वो मैं ज़रूर शेख रशीद अहमद साहब से लूँगा, क्योंकि की मर्ज़ी जैसे आपका दिल चाहे। अगर मैं उनसे अगर कहूँगा जी आप मुझे अवामी पार्टी, अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दें, तो वो भी देंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा जी। तो हर इंसान का एक मंशूर है कि वो जब इक़्तिदार में आता है तो वो किस तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जी बिल्कुल जी, मैंने पहले आपको बताया था जी, ये जो सियासत है ना, सियासत ये अब से नहीं, ये शुरू से चल रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सियासत थी, लेकिन अगर सियासत को इबादत समझकर किया जाए तो इससे वाम में बेहतरी भी आती है, वाम की खिदमत भी होती है, और अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा सुरखरू भी होता है। मेरा मिशन यही है कि मैं अपने इलाके में, अपने हलका में कुछ अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तैयार करवाऊँ, ताकि जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो उधर जाएं, तलीम हासिल करें, तलीम हासिल कर कर पाकिस्तान के लिए कुछ करें और हमारा पाकिस्तान तरक्की पजीर हो। मतलब लाहौर में इतने ज़्यादा माशाल्लाह सीनियर रहनुमा हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी हैं, तो आपने अपने गुरु का इंतखाब मतलब पिंडी इतनी दूर जाके किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। क्योंकि शेख रशीद साहब जो है वो भी मेरी तरह अवामी नुमाइंदे हैं। उन्होंने भी स्टार्ट में, जैसे मैंने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी स्टार्ट में एक कौंसलर के इलेक्शन से अपनी सियासत का इब्तदा किया था। वो अपने कॉलेज दौर में भी लीडर रहे हैं, यूनियन के लीडर रहे हैं, जमात के लीडर रहे हैं। वो शुरू से ही वामी नुमाइंदा थे, वाम का दर्द रखने वाली शख्सियत थे। मैंने शेख साहब को बड़े करीब से पढ़ा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं और उनको बड़ी करीब से सुना भी है, और अब तो ज़्यादा मेरी कुर्बत है उनके साथ। वो एक ऐसे सियासतदान हैं कि जो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो सियासी हालचाल या जो भी कोई रद्दो बदल हो, उसके बारे में तकरीबन 1 साल पहले उसकी पेशेनगोई कर देते हैं। मैंने इसलिए उनको अपना उस्ताद चुना है कि एक तो वो वाम के नुमाइंदे,
वाम के दिल की धड़कन, और मीडिया पे आकर हर बंदे का इतना जिगरा या इतनी कैपेसिटी या इतनी विल पावर नहीं कि जो सच बात कह सके। शेख रशीद साहब बेशक वन मैन शो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की सब पार्टियों में अकेले ही बारी हैं। मैंने इसलिए उनको अपना उस्ताद चुना है और तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो इसमें किसकी नाअहली है? मतलब ये हुकूमती नाअहली हम इसको तस्वुर करें, या उनके जो काम करने वाले उनके वर्कर हैं वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे? जी देखें जी, पाकिस्तान बने तकरीबन 72-73 साल हो चुके हैं। आज तक कोई भी हुकूमत, चाहे फ़ौज की हो चाहे जमहूरियत की हो, किसी भी हुकूमत ने जब से पाकिस्तान बना है इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। जो भी हुकूमत आई है महंगाई बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। लोगों की एक विजन थी, लोगों का एक यकीन था कि इमरान खान साहब महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। हमारा भी ये यकीन है, यकीन था और यकीन रहेगा कि खान साहब महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन बैड लक ये हुई, हमारी पार्टी की समझ लें, इमरान खान साहब की समझ लें, कि ये जो वबाई मर्ज़ है कोरोना वायरस, इसने ऐसा हमला किया कि पूरी दुनिया को इसने डैमेज कर दिया। मैं फिर भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो शरई लिहाज से डाउनफॉल है वो जैसे पूरी दुनिया में है, वैसे नहीं आया। माशत में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोपीय जितने भी ममालिक हैं, कोई 8%, कोई 10, कोई 12% डाउन हुआ है। पाकिस्तान वाहद वो मुल्क है जो 0% पे रहा है। ये बेहतरीन हिकमत अमली हमारे वज़ीर आज़म की थी, और इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल बाकी हैं। 3 नहीं, आगे वाले 5 साल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। लेकिन आज से समझ लें जी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी वबा पे भी हमने काबू पा लिया है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है। अब जितना भी रिलीफ है वाम के लिए होगा। नेक्स्ट मंथ से बिजली भी सस्ती हो रही है, और मज़ीद बिजली के साथ ही सारे जी कारोबार हैं, बिज़नेस हैं। जब बिजली सस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी कम होगी, इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। जो कच्ची बादियों के खासकर मसाइल हैं, उनको किस तरह हल किया जा रहा है? जी आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है राना साहब। बेसिकली हरबंसपुरा का जो एरिया है ना, इसमें तकरीबन 75% प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कच्ची आबादियाँ हैं, जो कि लोग यहाँ पर पैसे देने को तैयार हैं, गवर्नमेंट को पे करने को तैयार हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब को या हमारे वज़ीर आज़म साहब को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ठीक गाइड नहीं कर रही, मिस गाइड कर रही है। अगर खान साहब किसी दयानतदार बंदे की ड्यूटी लगाते हैं तो अरबों खरबों रुपए चंद महीनों में हरबंसपुरा के एरिया में से इकट्ठे हो सकते हैं। फ़ी मरला के हिसाब से अगर किसी भी बंदे को कोई 50,000 या 1 लाख रुपया भी गवर्नमेंट लगाती है कि जी आप लोग ये पे करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों कनाल ज़मीन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कच्ची वादियाँ हैं जो लोग पे करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हो ऐसा रहा है कि हरबंसपुरा मौज़ा, कोटली गासी मौज़ा, फतेहगढ़, मनावा, जल्लो, यहाँ के जो पटवारी हैं वो हजरात क्या करते हैं, वो जाते हैं जिस जगह कोई घर बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, जाकर वो बिल्डिंग वाले को पहले तो धमकाते हैं, अपना मुतालबात करते हैं, जी हम ये आपकी बिल्डिंग ये घर बनने नहीं देंगे, हमें इतने पैसे दो। अगर कोई बंदा नहीं देता तो दूसरे दिन, अब मुझे नहीं पता कि वो मशीनरी कहाँ से ले आते हैं, प्राइवेट मशीनरी लाते हैं या सरकार की मशीनरी होती है, जाते हैं लोगों की दीवारें गिरा देते हैं, घर गिरा देते हैं। उसके बाद वो गरीब लोग जिसने पूरी ज़िंदगी में 5 मरला 3 मरला 10 मरला घर बनाया होता है, मजबूर हो जाता है इन पटवारियों से डील करने पर। लाखों रुपया ये पटवारी लेते हैं, जेब में डालते हैं, फिर उस बंदे को कहते हैं जाओ जाकर अपना घर बना लो। मैं ये चीज़ खान साहब को भी सुनाना चाहता हूँ, अपनी पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं जो सीटों पे बैठे हैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि खुदारा, हम लोगों ने अपनी पार्टी के लिए वोट इसलिए मांगा था कि हम गरीबों को उनके हक दिलवाएंगे, करप्शन को रोकेंगे, 2 नंबर माफिया को पकड़ेंगे, इन करप्ट लोगों को उल्टा लटकाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो क्या रहा है, ये करप्शन का जो बाज़ार है वो मज़ीद गर्म हो गया है।
जब किसी पटवारी के पास कोई गरीब आदमी को साइल जाता है, एसी के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, तो वो हजरात पता क्या कहते हैं कि जी पीछे से सख्ती है। पहले वो फ़र्द 5,000 में मिलती थी, अब वो 50,000 में मिल रही है। पहले जो काम 10-20 हज़ार देकर हो जाता था वो अब लाखों रुपया देकर भी नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ी जो बदगुमानी बेईमानी वो स्टैब्लिशमेंट की है, जो हमारे वज़ीर आज़म को ठीक गाइड नहीं कर रहा है। खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप अपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान दज़दार साहब से भी कहें कि इस चीज़ पे नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उनकी कोई एक फ़ीस मुकर्रर करें, जो कि जैसे हम बिजली का बिल बैंक में जाकर पे करते हैं, ऐसे ही एक अदारा बनाएं, कोई बैंक बनाएं कि हर बंदे को फ्री हैंड हो कि वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कच्ची आबादी की रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो वो उस जगह जाकर 50,000 रुपया मरला रखें, 1 लाख रुपया रखें, जो भी आप डिसाइड करें, लोग देने को तैयार हैं। आप पिछले दिनों कोई 5 अरब रुपया इकट्ठा करने की बात कर रहे थे, आप ये इकदाम करके देखें। आपने 2 साल में 5 अरब रुपया इकट्ठा किया है रेवेन्यू का, ये 2 महीने में लोग आपको 50 अरब क्या 100 अरब से भी ज़्यादा पैसा दें, और आप लोग देखें, लोगों की दुआएं भी आपके साथ होंगी, ये वोटर भी आपके होंगे। जिन लोगों को उनकी छतें मिल जाएंगी, जिन लोगों को उनकी घर की रजिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये काम नहीं कर रही। खुदारा इसके ऊपर कोई टीम बिठाएं। मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने, मैं दावा करता हूँ कि ये टास्क अगर मुझे दिया जाए तो मैं 2 माह के अंदर 100 अरब रुपया इकट्ठा करके आपको दिखाऊंगा, और लोगों के वोट भी खान साहब पीटीआई को मिलेंगे, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। जो लोग 20-20 साल 50-50 साल से इन जगहों पर बैठे हुए हैं, उनको पटवारी हजरात, एलडीए हजरात, झूठे मीडिया के जो नुमाइंदे आजकल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, वो जाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए ले रहे हैं, और फिर भी उनके पास उस जगह का प्रूफ नहीं। फिर भी उनको हर टाइम ख़तरा रहता है कि किसी टाइम भी कोई भी आकर हमारी छत गिरा देगा। खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। आपके जो सियासी उस्ताद हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कोई दिलशिल दिया कभी किसी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने शादी की हुई है, मेरे 4 बच्चे भी हैं। और रही शेख रशीद अहमद साहब की बात, तो हर बंदे का जी अपने एक ज़ाती मामलात होते हैं। तो वो तो चले ठीक है, तो कभी थोड़ा सा हमें ये बताएं कि कभी कोई हसीना दिल भी ले गई आपका? देखें जी, वो दिल तो पागल है, आ ही जाता है। तो मैंने जी दिल दिया भी है, अभी भी दिल लगाते भी हैं, देते भी हैं, और दिल फिर दिल ही है जी। जी, हम मलक शहबाज साहब के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से निकाल के सरदार न्यूज़ के लिए एक टाइम वक़्त किया। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।